नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ये कहानी है उस 200 साल लंबी कानूनी यात्रा की जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को वो शक्ल दी जो आज हम देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ट्रेडिंग कंपनी से और खत्म होती है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म पर। आइए शुरू करते हैं। यही सवाल तो इस पूरी कहानी के दिल में है। जरा सोचिए, एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो देखते देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कैसे करने लगी? इसका जवाब छुपा है उन कानूनों में, उन एक्ट्स में जो एक के बाद एक लाए गए। तो भारत में ब्रिटिश कहानी किसी सरकार से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब टैक्स वसूलने और सिविल जस्टिस संभालने का हक। बस यहीं से खेल बदल गया। एक ट्रेडिंग कंपनी अब एक पॉलिटिकल पावर बनने की राह पर थी। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। कंपनी का शासन। ये वो दौर था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई इस कंपनी पर लगाम कसने की जरूरत है। ये एक्ट एक तरह से गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ये माना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजकाज भी कर रही है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। असल में यहीं से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट और इसने तो पावर का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल डाला। जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और सारी सिविल और मिलिट्री पावर उसी के हाथ में आ गई। बस इसी एक एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडर से पक्का रूलर बना दिया। सब कुछ चल रहा था और फिर आया 1857, एक ऐसा विद्रोह जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस एक घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का काउंटडाउन शुरू हो गया। 1857 के बाद सब कुछ बदल गया। अब कहानी का दूसरा फेज शुरू होता है, क्राउन रूल। यानी अब सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश सरकार के पास चली गई। तो ये पावर ट्रांसफर हुआ कैसे? देखिए, 1858 में एक एक्ट आया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर दिया। उसकी जगह एक नई पोस्ट बनाई गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो सीधे ब्रिटिश कैबिनेट को रिपोर्ट करता था। और जो गवर्नर जनरल थे, उनका भी टाइटल बदल गया। अब वो कहलाने लगे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी क्राउन के सीधे रिप्रेजेंटेटिव। तो अब जब सत्ता सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में थी, एक और नई चीज शुरू हुई। बहुत धीमी थी पर बहुत जरूरी। वो थी कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत। देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ। पहले 1861 में कुछ भारतीयों को वाइसरॉय की काउंसिल में जगह मिली। फिर 1892 में उन्हें थोड़ा और पावर मिला। अब वो बजट पर बहस कर सकते थे। लेकिन असली मोड़ आया 1909 में, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के साथ। इसने एक ऐसी चीज की शुरुआत की जिसका असर बहुत बहुत गहरा और दूर तक होने वाला था। तो 1909 के एक्ट में ऐसा क्या था? इसमें लाया गया सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, यानी मुसलमानों के लिए एक अलग चुनावी सिस्टम। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट को चुन सकते थे। कई लोग इसे अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी का हिस्सा मानते हैं और बहुत से हिस्टोरियंस का मानना है कि यहीं से भारत के बंटवारे के बीज बोए गए। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां से हमारे आज के संविधान की रूपरेखा बननी शुरू हुई। ये वो एक्ट्स हैं जिनका असर आज भी हमारे सिस्टम पर दिखता है। 1919 में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लाया गया जिसे कहते हैं डायरकी या द्वैध शासन। आसान भाषा में समझें तो प्रोविंस के सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए गए और कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे जैसे फिनेंस, पुलिस, ये गवर्नर ने अपने पास रखे। कह सकते हैं कि ये सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल कदम था। और फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक मील का पत्थर था। इतना लंबा और डिटेल्ड एक्ट था कि इसमें 321 सेक्शन और 10 शेड्यूल्स थे।
असल में ये भारत में एक जिम्मेदार सरकार बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस एक्ट की बहुत सी चीजें आज भी हमारे गवर्नमेंट सिस्टम का हिस्सा है। इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी, सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर को 3 लिस्ट में बांटा, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट। कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना? ये आज भी हमारे संविधान का बेस है। और हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी स्थापना भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। और अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच गए हैं, वो आखिरी एक्ट जिसने ब्रिटिश राज का औपचारिक अंत किया और 2 नए देशों को जन्म दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने ऐलान किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा। फिर जून में आया माउंटबैटन प्लान, जिसमें बंटवारे की बात मान ली गई। और फिर 15 अगस्त 1947 को करीब 200 साल का ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो 1947 के इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या किया? इसने भारत को एक आज़ाद और सॉवरेन देश घोषित किया, लेकिन इसने ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियंस में बांट भी दिया। वाइसरॉय का ऑफिस खत्म कर दिया गया। और सबसे ज़रूरी बात, दोनों देशों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज थीं, उन्हें अपना संविधान बनाने की पूरी आज़ादी मिल गई। तो ये 200 साल का कानूनी सफ़र हमें दिखाता है कि भारत का आज का पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। ये कानून सिर्फ इतिहास की किताबें में नहीं है, नहीं, इन्होंने उन इंस्टीट्यूशंस, उन प्रोसेस की नींव रखी जो आज भी भारत की पहचान है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लंबी विरासत का कितना असर आज भी हम सब पर, हमारी रोजमर्रा की